हेलो स्टूडेंट्स, चलो वेलकम बैक। देखो, अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी था। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके, देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे इस पूरे 11 कॉमर्स के सिलेबस का। जिस स्टूडेंट को इस चैप्टर पे बहुत अच्छा होल्ड होगा, मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग के जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई करने आ जाएगा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते समय, मतलब वो बुक कीपिंग बहुत अच्छा करने लगेगा। और जैसे ही तुमको बुक कीपिंग आ जाएगा, यहाँ तक ऑलमोस्ट तुम लोग पूरा का पूरा तुम्हारा 11 कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो देखो, ये अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है अपना मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। देखो, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, ट्रांजैक्शंस और सारे इंपॉर्टेंट टर्म सीख लिए थे। देखो, बुक कीपिंग में हमको ट्रांजैक्शन समझना है, ओके। और ट्रांजैक्शन तुमको पता है कि उसमें ऑलवेज 2 एस्पेक्ट होते हैं, तो उन 2 एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कैसे करना है, कौन से रूल्स लगाने हैं, ठीक है, वही है तुम्हारा डबल एंट्री बुक कीपिंग। नाम थोड़ा न्यू है तुम्हारे लिए, सीखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी कितने टाइप्स ऑफ ये सिस्टम होते हैं बुक कीपिंग के, एंड डबल एंट्री क्या है, मास्टर हो जाओगे, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो पहले समझ लेते हैं हम लोग कितने सिस्टम्स होते थे बुक कीपिंग करने के, ठीक है। ये देखो, स्क्रीन पे तुम देख रहे होगे, एक इनफॉर्मल वे होता है बुक कीपिंग रिकॉर्ड करने का, जिसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। और तुम्हारे अगर इंडेक्स में भी देखोगे, यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 10 है सिंगल एंट्री सिस्टम, ओके। ये सबसे लास्ट में क्यों रखा है, पहले स्टूडेंट्स को डबल एंट्री के बारे में एक बार रिकॉर्ड करने आ जाएगा तो सिंगल एंट्री समझना ईजी है, क्योंकि उसमें ये जो हम यहाँ पे साइंटिफिक रूल्स अप्लाई करने वाले हैं, जो एकदम फिक्स रूल्स है, वो इस चैप्टर पे नहीं लगते हैं। इसलिए जब सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाएगा, उसके बाद ही हम ये चैप्टर को कवर करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम को, ओके। अब सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है वो देखते हैं। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम एकदम ये इनफॉर्मल वे होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा मोटा बिजनेस है, चाय की टपरी है, ठीक है, या फिर एक कम पढ़ा लिखा इंसान है, वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस भले बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन वो अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है, उसका हिसाब किताब कैसे रखता होगा। देखो, नॉर्मल उसका एक तरीका होता है, जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, उसको वो एक तरीके से लिख सकता है, जैसे बुक का। अभी देखो, एक सिस्टम ऐसे समझो, ये उसकी बुक है, इसको उसने 2 साइड में डिवाइड किया, ठीक है, 2 पार्ट में। यहाँ पे जो भी पैसे आ रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ भी जो भी पैसे जा रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा है, ओके। अभी समझो उसके पास 1000 रुपये पैसे आए दिन भर में, एक चाय वाला है, उसने अपने चाय की टपरी पे दिन में 1000 की चाय सेल की, ठीक है, और उसका खर्चा हो गया समझो 530 रुपये, तो उसको बचेगा कितना, 470 रुपये। हर बिजनेसमैन को दिन में यही पता करना होता है, ठीक है, दिन के एंड में मेरे पास कितना पड़ा। लेकिन अगर हम साल का पकड़ेंगे तो उसे नॉर्मली ये पता नहीं रहता है कि पूरे साल में मेरा कितना बिजनेस हो पाया, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, अभी मेरे पास क्या असेट है, कितना रॉ मटेरियल बचा है, ठीक है, मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो कुछ भी सिस्टमेटिकली बनाता नहीं है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, समझो तुमको पॉकेट मनी मिलती है, हर महीने पेरेंट्स तुमको 1000 रुपये पॉकेट मनी दे रहे हैं, और तुम मूवी के टिकट में खर्चा कर रहे हो, आने जाने में, रिक्शे में खर्चा कर रहे हो, खाने पीने पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है। दिन के एंड में तुम अलग अलग रिसिप्ट्स कलेक्ट कर रहे हो, या फिर दिमाग में बस याद रख रहे हो कि ठीक है, इतना इतना मेरा खर्चा हो गया, 600-700 का खर्च होगा, अब 300 रुपये बचे। ये एक इनफॉर्मल वे, देखो हर कोई अपने तरीके से अपना बनाएगा, ठीक है। चाय वाला अपने तरीके से अपनी बुक्स बनाएगा, किराने वाला अपने तरीके से बनाएगा। तुमने देखा होगा जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब उनको एक सिस्टमैटिक तरीका पता नहीं, वो अपने इस तरीके से बुक्स बनाते हैं। तो ये इनफॉर्मल वे होता है, तुमको ऑब्जेक्टिव्स में आता है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना, एक ही एंट्री करना, पैसा आया सिर्फ लिख देंगे कि पैसा आया, पैसा गया सिर्फ लिख देते पैसा गया। दूसरा ये नहीं याद रखते किससे कितना लेना है, कितना कितना नहीं, और कोई फिक्स तरीका नहीं है, ठीक है। तो देखो, जब हम पॉकेट मनी ट्रैक करते हैं, यहाँ से तुमको और बेटर समझ जाएगा, हम सिर्फ क्या लिखते हैं, कितना पैसा बचा है, कितना हमारे पास बचा है, कितना आया, पेरेंट्स 1000 रुपये आया और कितना पैसा गया। एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, और जो ऑब्जेक्टिव में आएगा इसको हम बोलते हैं इंडियन बही खाता, ठीक है, इंडियन बही खाता इसको बोला जाता है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। ये
अच्छा है ये भी सिस्टम, देखो नॉर्मल लोगों की समझ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए, ठीक है, छोटे मोटे का अगर यही चीज़ तुम्हारी लैक्स में करोड़्स में पहुंच गई तो सिंगल एंट्री बनाने में कहीं ना कहीं कुछ तो झोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तुमको एक प्रोफेशनल तरीका सीखना है, और ये जो प्रोफेशनल तरीका है इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो गया उसमें तुमको दो चीजें पहचाननी है, पहला भी रिकॉर्ड करना है, दूसरा भी रिकॉर्ड करना है। इस तरीके से एक सिस्टम तुम्हारे पास तैयार हो जाता है जो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा भी समझ सकता है। अभी देखो अपने तरीके से तुम बुक्स बनाओगे, किसी दिन तुम अगर बीमार हो गए, कोई दूसरा तुम्हारे गले पे बैठा है, तुम्हारा रजिस्टर रिफर का, उसको समझेगा ही नहीं क्योंकि तुमने तुम्हारे तरीके से लिखा है, लेकिन डबल एंट्री के हिसाब से लिखा है और दोनों को डबल एंट्री का सिस्टम पता है, ठीक है, तो वो भी ये समझ जाएगा कि अरे तुमने क्या लिखा है, तुम्हारे पास कितना आया, देखो कितने एसेट्स है तुम्हारे पास एट द एंड, कितने एक्सपेंसेस है तुम्हारे पास, कितनी लाइबिलिटी मतलब किससे किसको कितना देना है, तुम्हारे खुद के पैसे कितने, तुम्हारी खुद की इक्विटी कितनी है, तुमको रेवेन्यू कितना, ये सब एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो हो जाता है। तो याद रखो डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, किसी भी ट्रांजेक्शन्स में दो एस्पेक्ट पहचानने हैं और दो होते ही हैं, उन दोनों को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उन दोनों को जब सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास एट द एंड क्या पोजीशन है तुम्हारे, और एक प्रोफेशनल तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है। तो देखो एक रियल बिजनेस में यू कैन नॉट जस्ट ट्रैक कैश, सिर्फ ये नहीं, बड़े बड़े बिजनेस में ये नहीं याद रख सकता अरे हाँ इससे 10,000 आए, इससे 20,000 आए, इससे 30,000 आए, ये भी तुमको याद रखना पड़ता है किसका कितना पेंडिंग है, किसको अभी गए पैसे, ठीक है, किसको 3 महीने बाद देना है, किसको 1 साल बाद देना है, बहुत सारी चीजें होती है। जहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो वहां पे सिंगल एंट्री फॉलो नहीं कर सकते, वहां पे तुमको डबल एंट्री ही फॉलो करना पड़ेगा। आई होप क्लियर है। अभी डबल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये देखेंगे। पहले तो एक बंदे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आता है तुमको 11th में, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो द मर्चेंट हु सॉल्व द पजल ऑफ मनी, इसने बहुत अच्छे से ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज किया और इसको लगा कि हाँ कहीं तो कुछ लूप होल है जो हमें कवर करना चाहिए ताकि हिसाब किताब बहुत अच्छे से हो सके। तो देखो 15th सेंचुरी में, याद रखना 15th सेंचुरी में बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग रैपिडली, बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा लोग बिजनेसेस में आने लगे। मर्चेंट्स वर लूजिंग ट्रैक ऑफ हु ओड मनी एंड व्हाट दे ओन, और जो बिजनेस ओनर्स थे उनको देखो जब बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उनको ये समझ में आने लगा कि कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमने 20 लोगों को उधार पे बेचा हुआ है तो क्या पता उसमें 1-2 मिस हो जा रहे हैं, 20 लोगों से हमने उधार पे लिया है तो क्या पता उसमें बहुत मिस हो जा रहे हैं। तो इसका एक सिस्टमेटिक तरीका होना ही चाहिए। तो ये बंदा था, नाम इसका याद रखो, लुका डी बर्गो पाशियोली। ये एक इटालियन मर्चेंट था। 10 नवंबर 1494 को, टाइम भी याद रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स में तुमको पूछ सकते हैं, ही इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो अगर तुमको क्वेश्चन है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कब आया तो तुमको 10 नवंबर 1494 याद रखना, ओके। और किस पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया, लुका डी बर्गो पाशियोली, ठीक है। और ये कौन था, इटालियन मर्चेंट था। ही इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वी स्टिल सेलिब्रेट दिस एज अ इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। तो 10 नवंबर याद रख सकते हो, इसको हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे भी करके सेलिब्रेट करते हैं, जैसे योगा डे होता है, इन्वायरमेंट डे होता है, बहुत सारे डेज होते हैं, ठीक है। हिज ब्रिलियंट इनसाइट्स, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज अ 2-fold इफेक्ट। तो इसने क्या कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि देखो हर ट्रांजेक्शन में 2 इफेक्ट होते हैं, उनको सिस्टमेटिकली हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। पूरा पहले हम लोग अपने तरीके से बुक कीपिंग रिकॉर्ड करते थे। इंडिया में भी काफ़ी बिजनेस कम्युनिटीज़ है जो अपने तरीके से हिसाब किताब मेंटेन करती है, ठीक है। फिर 12th सेंचुरी आते आते और बाद में पैशियोली ने क्या किया, अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 2 वाला, ठीक है। 2 इफेक्ट उसने याद रखा, तो इसी को बोलता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। सब बहुत ईजी होता है, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। जिसको 11th में ये नहीं समझता है आगे अकाउंट्स ही नहीं आता, याद रखो। वो लोग सब्जेक्ट की और कॉमर्स ही पूरा चेंज कर देते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको ड्यूल एस्पेक्ट बोलते हैं, एक हाथ दे और एक हाथ ले। तुमको यहाँ पे जो भी अभी बुक कीपिंग करोगे सिर्फ ये याद रखना है, तुमने आज तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट किया, तुम तुम्हारे बिजनेस में बैठे हुए हो। जब तक बिजनेस में बैठ के नहीं सोचोगे तुमको अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, रूल्स, फंडामेंटल, डबल एंट्री कुछ भी नहीं समझने वाला। तो आज से याद रखो तुमने तुम्हारे नाम का एक बिजनेस चालू किया है, अब वहीं पे सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो बिजनेस में अगर तुम किसी को पैसे दोगे तो कुछ तो आएगा वहां से,
ठीक है, या तो सर्विस आई होगी या गुड्स आई होगी। तुम्हारा दूध बेचने का बिजनेस है, तुम किसी को 1 लीटर दूध के पैकेट बेचोगे, अमूल दूध का पैकेट बेचोगे, तो सामने वाला तुमको पैसे देगा। ठीक है, अगर तुम किसी से समझो तुम्हारे बिजनेस चलाने के लिए लाइट बिल, तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को से तुम इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस लोगे और बदले में तुम उसको पैसे दोगे। तो देखो, पैसा आएगा तो कुछ तुम्हारे पास से जाएगा, ठीक है, और पैसा तुम दोगे तो कुछ तुम्हारे पास आएगा, सीधी बात है। सामान खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा, सामान बेचोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, तो एक हाथ देना होता है और एक हाथ से कुछ चीजें लेनी होती है, यही होती है डबल एंट्री। थोड़ा रीड कर लेते हैं। द एंटायर डबल एंट्री सिस्टम इज बिल्ड ऑन वन सिंपल ट्रूथ, फॉर एवरी बेनिफिट यू रिसीव यू मस्ट गिव समथिंग इन रिटर्न। तुमको कुछ भी बेनिफिट मिलेगा, तुमको कुछ तो रिटर्न में देना पड़ेगा। सिर्फ गिफ्ट का ही केस ऐसा होता है जहां पे कुछ देना नहीं होता है। आजकल उसमें भी देखो पार्टी देनी होती है, लेकिन उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, गिफ्ट का हम वैल्यू नहीं पूछते हैं, खाने की वैल्यू सामने वाले से हम लेते नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन याद रखो, सिर्फ गिफ्ट ऐसा होता है जो वन वे होता है। ठीक है, सामने वाला गिफ्ट देता है, हैप्पी बर्थडे विश करता है, हो गया, लेकिन फिर भी हमें पार्टी तो देनी पड़ती है ना। तो हर चीज इस दुनिया में दो चीजों पे चलती है। ठीक है, एक हाथ दोगे तो दूसरे हाथ, ठीक है, लोगे, सीधी बात ही है। इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, ये रूल्स होते हैं, ध्यान से देखना, थोड़े डिटेल में हम समझेंगे। अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है तो बिजनेस से कुछ जाएगा भी। ठीक है, कुछ आ रहा है बिजनेस में तो बिजनेस से कुछ जाएगा भी। अगर तुम सामान खरीद रहे हो किसी से, अभी दूध खरीदने के लिए, दूध का बिजनेस है तुम्हारा, दूध बेचने के लिए, समझो तुमने जो डेली दूध का प्रोडक्शन करते हैं, तबेले वाले होते हैं, उनसे तुम दूध खरीदोगे तो उनको पैसे भी दोगे। अब वही दूध पैकेट में पैक करके तुम मार्केट में बेचोगे तो तुम्हारे पास पैसा भी आएगा। दो चीज होगी ही, बस यही दो एस्पेक्ट तुमको याद रखना। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 अकाउंट, तो याद रखना 2 अकाउंट, ये जो 2 एस्पेक्ट होता है इसको 2 अकाउंट बोलते हैं। वन इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। अब जैसे मैं बिजनेस में किसी को दूध बेच रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गिवर हो गया। अब सामने वाला भी मेरे लिए, सामने वाला क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ऑलवेज अपनी पोजीशन, अपने बिजनेस में बैठो और उस हिसाब से सोचो क्या हो रहा है। ठीक है, हमेशा 2 लोगों के एंगल से मत सोचो। अब तुम ऐसा भी सोच सकते हो, देखो मैंने किसी को दूध बेचा, ठीक है, तो मैं किसी को अमूल दूध के पैकेट बेच रहा हूँ, तो आई एम द गिवर। ठीक है, मैं गिवर हूँ। अब सामने वाला कौन हो जाएगा, मेरे हिसाब से सामने वाला, मेरे एस्पेक्ट से वो रिसीवर हो जाएगा। बस ऐसे सोचना है। ठीक है, अब तुम ये नहीं सोच सकते अरे मैं यहाँ पे दूध बेच रहा हूँ, मैं गिवर हूँ, सामने वाला भी तो गिवर है सर कैश का। दोनों एस्पेक्ट नहीं सोच सकते। ठीक है, हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, बिजनेस में बैठना है, यहीं पे बैठ के सोचना है बस। ठीक है, कस्टमर के एंगल से मत सोचो, सप्लायर के एंगल से मत सोचो, सिर्फ बिजनेसमैन, बिजनेस के एंगल से सोचो। ओके, तो देखो, हर बिजनेस में अगर तुमको कुछ मिलेगा तो कुछ जाएगा भी। तुम मोबाइल खरीदोगे तो पैसे जाएंगे, ठीक है, तुम मोबाइल बेचोगे तो पैसे आएंगे तुम्हारे पास। ये 2 एस्पेक्ट हो, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें समझने हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बार बार ये जो 2 एस्पेक्ट की बात हो रही है, इनको हम जिस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उनको कुछ नाम दिया है। देखो, एक है डेबिट और एक क्रेडिट। अब कॉमर्स में आए हो, पूरी जिंदगी भर डेबिट क्रेडिट चलने वाला। तुमने थोड़ा बहुत सुना भी होगा इसके बारे में, अकाउंट में पैसे आते हैं, अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट अलग है, हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो डेबिट और एक क्रेडिट, पहले इनको समझ लेते हैं। ठीक है, ये लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में देखो, इन अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट आर सिंपल 2 साइड्स ऑफ तराजू। ये जो तराजू है, अब तराजू मतलब देखो, यहाँ पे तुम्हारी बुक समझो, तुम्हारा एक रजिस्टर है, रजिस्टर को तुमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये वाला पार्ट, लेफ्ट साइड वाला पार्ट तुम्हारा, ये डेबिट होगा और हमेशा राइट साइड वाला पार्ट क्रेडिट होगा। ये ही याद रखो। ठीक है, हम हमेशा हर चीज का एक अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट ऑलवेज ऐसा टी शेप होता है, ऐसे तुमको बनाना है। और इसके लेफ्ट साइड में डेबिट वाले ही ट्रांजेक्शन लिखने हैं, यहाँ पे क्रेडिट वाले ही ट्रांजेक्शन लिखते हैं। और देखो, ये डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है DR, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है CR। क्रेडिट में तो CR ठीक है, ठीक है, तुमको लगा रहे क्रेडिट, लेकिन डेबिट में R होता ही नहीं है, तो इसका भी मीनिंग होता है, ध्यान से समझना। ये जो R का मीनिंग है यहाँ पे, वो होता है तुम्हारा रिकॉर्ड, बोलते हैं इसको। डेबिट रिकॉर्ड, ये होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, ये याद रखो। ठीक है,
तो कभी भी किसी बिजनेस में दो एस्पेक्ट तुमको पहचानने, एक बार तुमने दो एस्पेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अब तुमको बस ये याद रखना एक एस्पेक्ट डेबिट होगा, एक एस्पेक्ट क्रेडिट ही होगा। अगर वो डेबिट होगा तो तुमको लेफ्ट साइड में ही लिखना है, और अगर वो क्रेडिट होगा तो तुमको राइट साइड में ही लिखना है। ठीक है, तो एक गोल्डन रूल्स होते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन एक बेसिक लाइन में गोल्डन रूल क्या होता है, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर किसी बिजनेस में कुछ डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी होगा। अरे सिंपल है ना, अगर बिजनेस में दो एस्पेक्ट होते हैं, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, तो अगर एक को डेबिट करोगे तो दूसरे को क्रेडिट करना होगा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट हम रिकॉर्ड करने के लिए याद रखते हैं। ठीक है, तुम्हें बस दो ट्रांजेक्शन पहचानने, रूल्स तुमको पता चल जाएंगे किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, बस वो प्रॉपरली अप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स को बस रूल्स अप्लाई करने नहीं आता, वो सोच भी लेते हैं कि अरे ये ट्रांजेक्शंस में ये आया और ये गया, लेकिन जब बात आएगी कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है तो उनको रूल्स ही नहीं पता होते, तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिकली हम रूल समझने वाले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रूल्स अप्लाई करने के लिए तुमको सबसे पहले अकाउंट्स पता होना चाहिए। यहाँ पे अभी मैंने तुमको बताया कि अकाउंट, एक हम अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को लेफ्ट साइड में डेबिट लिखेंगे और राइट साइड में सारे क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। तो हमें कुछ अकाउंट्स को क्लासीफाई पहले करना आना चाहिए। एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन्स इन अ business involves interacting with three main characters to record a transactions. You first need to identify who you are dealing with. तो देखो, हर बिजनेस में जितने टाइप के ट्रांजेक्शन्स होंगे तो उतने अलग अलग टाइप के कुछ अकाउंट्स पिक्चर में आते हैं। हर अकाउंट के टाइप के हिसाब से हम रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक 3 टाइप होते हैं, याद रखना। मेन 3 टाइप है और 3 ही गोल्डन रूल्स होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे अकाउंट्स जो बिजनेस में होते हैं, हर बंदे का अकाउंट, जैसे देखो अगर मैंने अमित से कुछ पैसे लिए हैं या अमित को मैं कुछ बेच रहा हूँ या वो मुझे पैसे दे रहा है, तो मैं अमित के नाम का एक अकाउंट बना दूंगा। अमित से लेन देन हो रहा है ना मेरा ट्रांजेक्शन, तो हर चीज जब मेरे बिजनेस में वो इन्वॉल्व होती है मैं उसके नाम का एक अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने किया था ना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वाला, मतलब जिसके साथ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होते हैं हम उसका एक अकाउंट बना देते हैं। और अकाउंट कैसा होता है, डेबिट क्रेडिट वाला। अभी हमने पढ़ा ना, उसके डेबिट में कुछ लिखेंगे उसके क्रेडिट में कुछ लिखेंगे। तो तुम्हारी एक बुक है, उस बुक को तुम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, तुम्हारा डेबिट वाला पार्ट, ठीक है, डेबिट वाला लिखोगे, और राइट साइड में क्या लिखोगे, तुम्हारा क्रेडिट वाला लिखोगे। ओके, तो देखो अकाउंट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। थोड़ा न्यू है तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे पहले जो इसका मेन क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन ऐसा है, पहले तो पर्सनल अकाउंट होता है एक, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। मतलब पर्सनल अकाउंट में हम जैसे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, और पर्सन्स के अलावा बिजनेस में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि देखो कैश होता है, डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया, ये भी तो एक अकाउंट है। किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, हमारा कैश कितना पड़ा है। पर ये सब पर्सन्स तो नहीं है, जिसके कुछ नाम तो नहीं है। ठीक है, लिविंग ह्यूमन बींग। तो जो लिविंग ह्यूमन बींग के अकाउंट होते हैं उनको पर्सनल अकाउंट में डिवाइड किया है, और अदर देन पर्सनल जो भी होते हैं उनको इम्पर्सनल बोलते हैं। और इम्पर्सनल में 2 टाइप है, एक है रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो ये 3 मेजर टाइप हैं जिसके 3 रूल्स होते हैं। पर्सनल, फर्स्ट अपना पर्सनल आता है, फिर रियल, और थर्ड नॉमिनल अकाउंट। आई होप क्लियर है तुम लोगों को। ठीक है, चलो ये 3 के ही गोल्डन रूल्स होते हैं जो हमको समझना है। पहले इनके अंदर क्या क्या आता है वो भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अपना पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में कौन कौन आते हैं, जैसे कि तुम्हें सिंपल टर्म में बोलूँ तो हम लोग, ठीक है, सारे ह्यूमन बींग्स और जो भी संस्थाएं, मतलब सारे बिजनेसेस जिनको हमने अपना नाम दिया। अभी कोई भी, जैसे देखो टाटा कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, कोई हॉस्पिटल है, कोई मेडिकल है, कोई किराना स्टोर है, ये सब बिजनेसेस है, इनको हमने अपना नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको भी हम पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। ये याद रखो, सारी लोग और संस्थाएं इसमें आते। तो देखो पर्सनल अकाउंट मतलब जिसके साथ बिजनेस डील करता है, दीज रिप्रेजेंट्स पीपल, ग्रुप्स और एंटिटीज दैट ओ मनी टू द बिजनेसेस और टू होम द बिजनेस ओज मनी।
यहाँ पे हर वो बिजनेसेस होंगे या हमारे जैसे लिविंग ह्यूमन बीइंग होंगे जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनसे पैसा आ रहा है, उनको पैसा हम दे रहे हैं, किसी से कुछ उधारी बची हुई है या किसी को हमने उधार दिया है, हमको बाद में पैसा देना है, ठीक है, ये सारे लोग। तो इसमें देखो नेचुरल पर्सन्स भी आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स भी आते हैं। थोड़ा कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट टफ लगता है बट बहुत ईजी है। हर वो ह्यूमन बीइंग एक सेपरेट पर्सनल अकाउंट में आएगा और हर वो बिजनेस जिसको हमने नाम दिया जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं। अभी देखो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ बिजनेस करेगा कि नहीं, ठीक है। अभी जैसे एक किराना स्टोर है, जैसे देखो ज्वेलर्स का एग्जांपल लेते हैं, अभी एक शॉप का एग्जांपल लेते हैं जैसे कि ममता ज्वेलर्स करके। अभी ममता ज्वेलर्स के पास तुम कुछ लेने के लिए गए हो, अब वहाँ पे तुमने कुछ डिज़ाइंस देखे और तुम्हें वो डिज़ाइंस पसंद नहीं आए, लेकिन देखो तुमने नोट किया है, तुम बोलोगे अरे और डिज़ाइन चाहिए, तो कभी कभी ज्वेलर्स बाजू वाली दुकान पे जाके तुरंत कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स लेके आते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा डिज़ाइंस लेके आए, तो वो तुमको दिखाए, अगर उसमें से पसंद आएगा तुम ले लेते हो। बट देखो वो उसके नहीं है, वो बाजू वाले के, वो लोग अपना बाद में बिजनेस में हिसाब कर लेंगे, लेकिन तुम्हें तो मिल गया ना। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ भी तो करता है, उससे भी कुछ गोल्ड खरीदता है, कभी उसके कस्टमर को लगा तो उसको भी बेचता है। तुम्हारे पास स्टॉक कम पड़ जाए तो तुम किसी दूसरे बिजनेस से लेते हो ना, ठीक है। तो ये सब लोगों के साथ जो हमने बिजनेस किया, ये सब के एक सेपरेट अकाउंट्स होंगे और इनको हम पर्सनल अकाउंट में करते हैं, ओके, ठीक है। तो चलो देखो नेचुरल पर्सन है, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो अभी समझ गया क्लियरली, काफी डिटेल में समझा रहा हूं, फिर भी नहीं समझे धीरे धीरे समझ जाएगा, ठीक है, जब हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ओके। चलो देखो अभी जैसे राजेश का अकाउंट है, सुमित का अकाउंट है, वैभव का अकाउंट है, जो भी रियल ह्यूमन बींग्स है उनके अकाउंट्स को हम नेचुरल पर्सन में कंसीडर करते हैं। तो देखो जब भी किसी पर्सन के साथ हम ट्रांजेक्शन करेंगे, उससे पैसा लेना है या देना है, तो उसके नाम का एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है, और वो नेचुरल पर्सन में आ जाएगा। ऐसे ही कुछ आर्टिफिशियल पर्सन्स आते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटेड बाय लो, हर वो बिजनेस जो रजिस्टर्ड होता है जिसका खुद का नाम होता है, ठीक है। अभी जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अपना बीएमसी, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेसेस हैं, इनको आर्टिफिशियल पर्सन्स करके बोला जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते जिसको हमने बनाया, ठीक है। एंड एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, थोड़ा बच्चों को टफ लगता है ये। देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स बहुत ईजी है, अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ओड मनी, ठीक है। यहाँ पे हम उन लोगों को याद रखते हैं, ठीक है, जिनसे पैसा लेना देना बाकी, जैसे कि एक है आउटस्टैंडिंग रेंट। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब फॉर एग्जांपल देखो ऐसा, हमने हमारा बिजनेस रेंट पे चल रहा है, ठीक है, अब मैंने 10 महीने का किसी को रेंट दे दिया है और अभी मुझे 2 महीने का रेंट देना बाकी है। तो देखो मैं जो बिजनेस का ओनर है, ठीक है, उसको तो याद रखूंगा, बिजनेस का जो लैंडलॉर्ड है उसको तो याद रखूंगा कि भाई इसने मुझे रेंट पे दिया, अभी 2 महीने का रेंट बाकी है। लेकिन मेरे लिए जो पैसा देना बाकी है वो लाइबिलिटी है ना, मोस्टली यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज आती हैं, ठीक है। तो देखो मुझे उसको 2 महीने का रेंट देना है, तो मैं उसको आउटस्टैंडिंग रेंट करके याद रखूंगा। वो पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं मैं अभी उस पर्सन का नाम, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे रेंट देना है और रेंट बाकी है, वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। ऐसे ही सेम चीज अगर मैंने किसी को कुछ एक्स्ट्रा, मेरी सैलरी, एक मेरे पास एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने 12 महीने मेरे पास काम किया, लेकिन उसको मैंने 13 महीने की पेमेंट कर दी है, 1 महीने का मैंने उसको सैलरी एक्स्ट्रा दे दी है, वेजेस एक्स्ट्रा दे दिए, तो भी मैं उसको प्रीपेड वेजेस करके लिखूंगा, ठीक है, कि इसको मैं बाद में एडजस्ट करने वाला हूँ। ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन देखो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉय है, मेरे कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है, मैं हर 1000 एम्प्लॉय का अलग अलग नाम लिखने से बेटर है मैं प्रीपेड वेजेस करके अकाउंट बना दूंगा कि इस एम्प्लॉय को मैंने ज़्यादा पेमेंट दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा दिया है, बाद में एडजस्ट कर। तो रिप्रेजेंटेटिव धीरे धीरे तुमको समझ जाएगा, बट फिलहाल याद रखो पर्सनल अकाउंट जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट टाइप होता है, इसमें 3 लोग आते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपने रियल अकाउंट्स पे। रियल अकाउंट मतलब ये बहुत सिंपल है, हर हमारे बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं उनका अकाउंट को हम रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट मतलब बिजनेस की खुद की संपत्ति। दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट द असेट्स एंड प्रॉपर्टी ओड बाय द बिजनेस, इफ इट होल्ड्स वैल्यू इट्स अ रियल अकाउंट।
मेरे बिजनेस में जितने भी टाइप की एसेट है अगर उसकी कुछ वैल्यू है तो उन सबका एक एक अकाउंट बनेगा, और जिसकी कैटेगरी होती है रियल अकाउंट, ठीक है, रियल में हमारे पास। अब देखो यहाँ पे वो एसेट्स भी होंगी जो हमें नहीं दिखती है, तो मुझे सारे रियल किधर है, लेकिन एसेट तो है, एसेट को रियल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। देखो हर वो एसेट जिसको तुम टच कर सकते हो, हमने सीखा था चैप्टर नंबर 1 में, और हर वो एसेट जिसको तुम टच नहीं कर सकते। तो देखो तुम्हारे पास लैपटॉप है, कैश है, तुम्हारी मशीन्स है, ठीक है, कैश, मशीन, कंप्यूटर, ये सब तुम्हारी रियल अकाउंट एसेट, ये तुम्हारी एसेट्स होती है, इसको हम रियल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। अब सिंपल क्या करना है, जब भी कोई एसेट खरीदोगे या बेचोगे तो तुमको क्लिक होना चाहिए एसेट है, मतलब ये रियल अकाउंट के अंदर आती है, और रियल अकाउंट का जो रूल होगा वो एसेट पे लगेगा। ओके, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट भी एक एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, इस पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा, ठीक है, बहुत ईजी होता है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीज, ठीक है। चलो अभी लास्ट बचा, बहुत ईजी है ये भी, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत सिंपल है, तुम्हारे बिजनेस में जो भी खर्चे और कमाई होती है, इनकम और एक्सपेंस होते हैं, उसका अकाउंट होता है। दो ही चीजें बची, देखो अभी तक हमने असेट डिस्कस कर लिया, पर्सन्स में हमने लाइबिलिटीज भी डिस्कस कर लिया, अभी एक्सपेंस और इनकम, तुम्हारे बिजनेस की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो देखो जब भी तुम्हारे बिजनेस से पैसा जाएगा किसी भी मीडियम से, लॉस वाला होना चाहिए। अगर तुमको कुछ लॉस होता है या फिर तुम्हारा खर्चा हो रहा है, तुम रेंट पे कर रहे हो, तुम एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे कर रहे हो, पेट्रोल का पे कर रहे हो, ये सब बिजनेस में जो भी खर्चों का अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस का, या फिर तुम्हारे बिजनेस में आग लग गई तुमको लॉस हो गया, चोरी हो गई तुमको लॉस हो गया, तो जब भी कुछ एक्सपेंस और लॉसेस का अकाउंट होगा, ठीक है, जैसे कि सैलरी दी, तुमने कुछ स्टेशनरी खरीदा बिजनेस के लिए, ठीक है, बिजनेस में आग लग गई, लॉस बाय फायर, इन तरीकों के जो ये वाले नाम के जो भी अकाउंट होंगे, इसको हम नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज करेंगे। अभी ये सेकंड चैप्टर में तुमको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अकाउंट का नाम दिया रहेगा, तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, तो ध्यान से समझो, बहुत ईजी है, ठीक है। और इनकम, यहाँ पे तुमको खर्चा हो रहा है, अब यहाँ पे इनकम, पैसा जब आएगा, ठीक है, तुमने कस्टमर को कुछ बेचा तो तुम्हारे बिजनेस में जो भी सेल्स का अकाउंट होगा वो तुम्हारा इनकम होगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, तुमने कुछ सामान खरीदा 10,000 रुपये का, लेकिन तुमको 2,000 रुपये का उस पर डिस्काउंट भी मिल गया पेमेंट करते समय पे, तो डिस्काउंट जो मिल गया वो तुम्हारे लिए फायदा है, ठीक है, उसका भी अकाउंट बनेगा। इंटरेस्ट रिसीव, बैंक में तुमने पैसे रखे हुए हैं, एफडी की है, 10 लाख की एफडी है, 10 लाख की एफडी पे तुमको 7,000 रुपये पैसे मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है, उसको पहचानो, वो एसेट नहीं है तुम्हारे लिए, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तुम्हारे लिए इनकम है, ठीक है। एसेट जब तुमको कुछ कमा के देती है तो वो इनकम होती है, तो उसका भी एक अकाउंट बनेगा, तो उस अकाउंट को भी हम इनकम में कैटेगराइज करेंगे। और जब भी कोई इनकम होगी, इनकम का टाइप क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो याद रखो, पहले हमें हर अकाउंट का नाम पहचानना है और उसका टाइप पहचानना है। तो 3 टाइप होते हैं, ठीक है, 3 टाइप कौन से तुमको समझ गए, ये देखो, पर्सनल अकाउंट, ह्यूमन बींग्स का अकाउंट होगा, नहीं तो ह्यूमन बींग्स को जो रिप्रेजेंट करे किसी बिजनेस का नाम हो सकता है, ठीक है। रियल अकाउंट सारी एसेट्स होती है, नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंस होता है। बहुत ईजी है, धीरे धीरे और समझ जाएगा डिटेल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये लगते हैं। तो जब भी कोई पर्सनल अकाउंट टाइप का हो, किसी अकाउंट को हमने पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज किया, तो पर्सन है तो उस पर ये ही रूल्स अप्लाई होंगे, मिक्स नहीं करना है। अगर कोई एसेट है, रियल अकाउंट है, तो उस पर ये ही रूल अप्लाई होंगे। नॉमिनल अकाउंट है तो उस पर ये रूल अप्लाई होंगे। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुना, एक ही बार में याद हो जाएगा, वर्ड टू वर्ड याद ही कर लेना। ऐसे तो हमको फंड रूल्स लगाने हैं, लेकिन एग्जाम में तुमको रूल्स पूछते हैं, कुछ बच्चों को जल्दी याद नहीं होते हैं। तो देखो, पर्सनल अकाउंट मतलब सामने कोई पर्सन है, पर्सन या तो लेगा या देगा, तो तुमको क्या करना है, बिजनेस में ही बैठ के सोचना है, उसकी जगह पे मत चले जाना। तो तुम बिजनेस में बैठे हुए हो, ओके, अब यहाँ पे बैठ के देखो, समझो कोई अमित है, अमित को तुमने कुछ बेचा है, खरीदा, ठीक है, तो तुमको ये देखना है अमित कौन है, ये लास्ट वाला वर्ड देखो, रिसीवर है कि गिवर है। अगर अमित रिसीवर है, तुमने उसको माल बेच रहे हो, ठीक है, तुमने माल बेचा, अभी देखो अमित रिसीवर है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, तुम डेबिट करोगे। और अगर कोई गिवर है बिजनेस में, तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट है, जो दे रहा है। तुम्हें अगर कोई कुछ देगा तो वो गिवर है, ठीक है, वो गिवर है, तो उसका नाम तुम क्रेडिट में लिखोगे। याद रखो, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट ही करना है, गिवर को क्रेडिट ही करना है। आई होप क्लियर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
रियल अकाउंट मतलब एसेट्स का अकाउंट होता है। अगर कोई एसेट तुम्हारे बिजनेस में आ रही है, ये देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में एसेट आ रही है, तुमने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप आया, उसको डेबिट करना है। अब लैपटॉप आया मतलब 50,000 का लैपटॉप है, तो बुक्स में रिकॉर्ड करो ये 50,000 का लैपटॉप आया, लैपटॉप रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लैपटॉप आ रहा है, डेबिट करना है। तो देखो अकाउंट बनाओगे ना, वो हमने सीखा था, ऐसे दो टाइप का अकाउंट बनाना है, डेबिट इधर होगा, क्रेडिट इधर होगा। तो तुम्हें यही करना है, डेबिट इस साइड करना है, क्रेडिट उस साइड करना है। ओके, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में से कोई एसेट जाएगी, कैश भी, कैश एक एसेट है, बिजनेस में से जा रहा है, उसको क्रेडिट करना है, बिजनेस में आ रहा है, उसको डेबिट करना है। ओके, ऐसे नॉमिनल अकाउंट, ये तो सबसे ज्यादा इजी होता है। तुमको पहचानना है कि ये अकाउंट एक्सपेंस है कि लॉस है, हमने पढ़ा था ना, ठीक है। ये देखो अगर वो एक्सपेंस और लॉस होगा तो एक्सपेंस और लॉस हुआ तो उसको तुमको डेबिट ही करना है, ठीक है। और अगर वो इनकम और गेन्स है, तुमको फायदा हुआ है, ठीक है, तुमको सामान बेचने पे कुछ इनकम हुई है, तो उसको तुमको क्रेडिट ही करना है। एक्सपेंस है उसको डेबिट करना है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, ठीक है। और अगर इनकम है तो उसको तुमको क्रेडिट करना है। अगर कोई एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, एसेट आ रही है तो डेबिट ही करना है, जा रही है तो क्रेडिट ही करना है, ये याद रखना है। पर्सन में अगर सामने वाला रिसीवर है तुम्हारे लिए, तुम सोचो तुमने किसी को बेचा, सामने वाला रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट में लिखना है। अगर सामने वाला तुमको कुछ दे रहा है, ठीक है, तो तुमको क्रेडिट ही करना है, क्रेडिट द गिवर। अब तुम्हें कुछ बच्चे बस इधर गलती करते हैं, सर हम भी तो रिसीव कर रहे हैं। अरे बिजनेस में हम अकाउंटिंग करें, तुमको दूसरों का सोचना है, दूसरे जो अकाउंट्स हैं उनका सोचना है, ठीक है। सामने वाला रिसीवर है कि गिवर है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक मेडिकल है, मेडिकल से तुम लोगों ने 10,000 रुपये की दवाई खरीदी, ठीक है, मेरा भी मेडिकल का बिजनेस, मैंने सामने वाले मेडिकल से 10,000 रुपये की दवाई खरीदी, मैं परचेस कर रहा हूँ, सामने वाला मेडिकल गिवर है ना, मुझे गिवर, मैं भी रिसीवर हूँ, लेकिन मुझे मेरा फिलहाल नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पे दो एस्पेक्ट जो हम सोचेंगे, वो दो एस्पेक्ट क्या होंगे हमारे, सामने वाला क्या है, वो मेडिकल मुझे मेडिसिन दे रहा है, ठीक है, तो वो मेडिकल मेरे लिए क्या है, गिवर है, गिवर है, तो मैं उसका नाम क्रेडिट में ही लिखूंगा। अब मेरी तरफ से भी इस बिजनेस में कुछ जाएगा, सामने वाला मुझे कुछ बेच रहा है, ठीक है, कुछ बेच रहा है, तो मेरी तरफ से भी तो कुछ पैसे जाएंगे, कैश जाएगा ना, तो मैं उसको कैश के हिसाब से डील करूंगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को, जो एकदम न्यू होते हैं ना, उन रूल्स नहीं पता, बस धीरे धीरे तुमको समझ आएगा। पहले पर्सन पहचानो, दो टाइप्स पहचानने तुमको, दो एस्पेक्ट क्या होते हैं, वो दो एस्पेक्ट्स के हिसाब से कौन कौन से अकाउंट होंगे वो पहचानो। एक बार तुमने अकाउंट पहचान लिया, सही रूल लगाना है तुमको। आई होप क्लियर है। इनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स, और ये पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी अकाउंटिंग फॉलो होती है, ये रूल्स ऐसे ही अप्लाई होते हैं। तो अगर तुमने तुम्हारी बुक्स इन रूल्स के हिसाब से बनाई हुई है, तो तुम्हारी बुक्स जब कोई दूसरा बिजनेस में रिफर करेगा तो उसको पता है डेबिट द रिसीवर ही होगा, क्रेडिट द गिवर ही फॉलो किया होगा। असेट अगर आई होगी तो उसको डेबिट ही किया होगा, असेट गई होगी तो उसको क्रेडिट ही किया होगा, ठीक है। अगर बिजनेस में कुछ खर्चा है उसको तुमने डेबिट ही किया होगा, और इनकम है तो उसको क्रेडिट ही किया होगा। तो इसको जब बोलोगे ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। कमाई है क्रेडिट करो, खर्चा है डेबिट करो, बिजनेस में कोई एसेट आई उसको डेबिट करो, बिजनेस में से कुछ एसेट गई उसको क्रेडिट करो। जो ले रहा है जो दे रहा है, ठीक है। किसी को तुम कुछ दे रहे हो, सामने वाला रिसीवर हो गया, तुमने कुछ दिया, अगर रिसीवर आइडेंटिफाई हुआ डेबिट करो, गिवर आइडेंटिफाई हुआ क्रेडिट करो। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल से बहुत ईजी है, तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, बिजनेस है, बहुत सारे टाइप के ट्रांजेक्शन हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल देखो एक ट्रांजेक्शन है, देखो बाइंग अ लैपटॉप, तुमने एक लैपटॉप बाय किया। बिजनेस में बैठ के सोचो, हाँ अभी मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं मेरे बिजनेस में बैठ के सोच रहा हूँ अरे मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक लैपटॉप चाहिए। मैंने एक लैपटॉप खरीदा, ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, परचेज कंप्यूटर ऑफ 20,000 फॉर कैश। मैंने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, लैपटॉप खरीदा, उसको मैं कंप्यूटर करके कैटेगराइज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जो अकाउंट बनाते हैं उसका एकदम मेन नाम देते हैं, ठीक है, उसकी कैटेगरी के हिसाब से नाम देते हैं। लैपटॉप भी फिलहाल नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैंने एक लैपटॉप खरीदा
₹20,000 का कैश में। यहाँ पे तुमको अभी दो एस्पेक्ट पहचानने। बिजनेस के लिए कुछ हुआ, देखो मेरे बिजनेस में जो पहले नहीं था लैपटॉप वो आ गया, और मेरे बिजनेस से कुछ गया क्या, दो चीजें सोचो, कुछ आया कुछ गया, ठीक है, ऐसे तुमको सोचना, कुछ फायदा हुआ कुछ नुकसान हुआ, एक्सपेंस हुआ लॉस हुआ इनकम हुआ, ऐसे। तो यहाँ पे क्लियर है, देखो फिलहाल दो वर्ड क्लियर दिख रहे, कैश और कंप्यूटर दिख रहा है। कैश और कंप्यूटर ये दोनों हम चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं, ये एसेट की कैटेगरी होते हैं, बिजनेस के लिए एसेट है। तो देखो यहाँ पे दो एस्पेक्ट पहचान लो। पहला एस्पेक्ट, बिजनेस में कंप्यूटर आया, कंप्यूटर एक एसेट है वो आया, और दूसरा कैश बिजनेस में से गया। बिजनेस में हमने ट्रांजेक्शन किया, लैपटॉप खरीदा, ठीक है, तो लैपटॉप मेरे पास आया, कैश मैंने दिया, ये दो एस्पेक्ट है, ठीक है। अब ये दो एस्पेक्ट में तुमको पहचाना ये दोनों एस्पेक्ट का टाइप क्या है। अब देखो तुमने कंप्यूटर पहचान लिया, कैश पहचान लिया, तो देखो यहाँ पे इनके अभी तुमको टाइप्स पहचाने। तो देखो कंप्यूटर लिखा है, कैश लिख, कंप्यूटर का टाइप क्या है, ये एसेट है। कंप्यूटर ये जो लैपटॉप है तुम्हारे लिए एसेट है, कैश भी तुम्हारे लिए एसेट है, दोनों एसेट है। तो एसेट के लिए कौन सा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों में से कौन सा अकाउंट है, कैटेगरी। कंप्यूटर और कैश की कैटेगरी है रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, और तुरंत रियल अकाउंट का रूल तुमको याद होना चाहिए, फ्लैश होना चाहिए। रियल अकाउंट का रूल क्या है, बिजनेस में डेबिट उसको करना है अगर कुछ एसेट आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट करो, जो गया उसको क्रेडिट करो। अब ये दोनों एसेट में से एक आया है और एक गया है, ठीक है। तो देखो क्या आया है बिजनेस में, हमने परचेस किया ना लैपटॉप, लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, तो जो आया क्या कंप्यूटर, उसके आगे नाम लिख दो, उसको डेबिट कर, और जो गया कैश उसको क्या करना है, क्रेडिट। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग यहां पे ना देखो, अब देखो तुम लोग एक अकाउंट बनाओगे ऐसा, इस अकाउंट में ऐसा एक अकाउंट बनाना है, यहाँ पे तुमको लैपटॉप लिखना है और यहाँ पे तुमको कैश लिखना है। ये तुम्हारा डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ये क्लियर याद रखो, बहुत इजी है। अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, और यहाँ पे तुमको लैपटॉप लिखना है, यहाँ पे तुमको कैश लिखना है, ये डेबिट होता है क्रेडिट होता है। फिलहाल ये याद रखो अकाउंट का ऐसे टाइप होता है। तो तुमको ये याद रखना है दो एस्पेक्ट हुए, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन में तुमको दो एस्पेक्ट हुए। दो क्या थे इसमें, एक था कंप्यूटर मतलब लैपटॉप, दूसरा था कैश, दोनों क्या है, एसेट है। एसेट की कैटेगरी क्या है, रियल अकाउंट। ये प्रोसेसिंग बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगी तुम्हारे दिमाग में जब एक बार तुमको रूल्स और ये सब की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कंप्यूटर एसेट है, कैश भी एसेट है, दोनों एसेट है। तो एसेट का क्या सोचना है, कम्स इन गोज आउट के हिसाब से सोचना है। अब यहाँ पे तुम रिसीवर गिवर के हिसाब से नहीं सोच सकते। अभी तुम बोलोगे सर लेकिन शॉप वाले ने दिया, तो लेकिन उसने दिया क्या वो इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 लोगों से मैं कंप्यूटर खरीदूंगा, मुझे उन लोगों के साथ हिसाब क्लियर हो गया, मुझे फिलहाल याद नहीं रखना है, मेरे लिए वो कंप्यूटर एक एसेट बन के आ रही है बिजनेस में, समझ रहे हो। तो देखो टेक अवे, परफेक्ट बैलेंस, वन एसेट रिप्लेस अनदर, सो आवर स्केल स्टेज परफेक्टली लेवल। क्लियर बात है, तुमको ये याद रखना है, हिसाब ऑलवेज क्लियर रखना है, ठीक है। कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, बहुत इजी रहेगा, बस रूल्स अप्लाई करना। ये एसेट वाला एग्जांपल था, अब एक और एग्जांपल है, ध्यान से देखो। यहाँ पे थोड़ा तुमको पर्सनल अकाउंट वाला भी क्लियर हो जाएगा कि हम किसी चीज को पर्सनल क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अभी देखो, पेइंग द स्टाफ, हमारे पास एक स्टाफ है उसको हम पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं। हमारे पास एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको मैं वेजेस पे कर रहा हूँ। अभी ट्रांजेक्शन क्या है, देखो पेड वेजेस 9,000 रुपीज। फिलहाल देखो यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया हो, ठीक है, नाम भी दिया होगा तो भी हम इस तरीके से ही सोचना है। यहाँ पे पेड वेजेस 9,000 रुपीज, मैं मेरे बिजनेस में हूँ, मैंने कुछ लोगों को काम पे रखा है और अभी मैं उसको 9,000 रुपीज पे कर रहा हूँ। एक चीज तो याद रखो, मोस्टली ट्रांजेक्शन में कैश तो इन्वॉल्व होगा, वो एक एस्पेक्ट तुमको मिल ही जाएगा। पैसा आने जाने की बात है तो कैश ऑटोमेटिक इन्वॉल्व होगा। अभी यहाँ पे देखो मैं वेजेस पे कर रहा हूँ 9,000 रुपीज, तो मैं बिजनेस में वेजेस पे कर रहा हूँ, तो एक तो देखो ये पता है तुमको कैश है, मेरे पास से कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो एक एस्पेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक एस्पेक्ट तुमको मिल गया कैश। अब एक दूसरा एस्पेक्ट मुझे पहचानना है, अरे किसी को मैं 9,000 रुपये पे कर रहा हूँ, मेरा तो खर्चा हो रहा है ना बिजनेस में, मुझे ऑलवेज ऐसे ही सोचना है, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम के हिसाब से ही सोचना है, क्योंकि वो बिजनेस है, ठीक है। तो मेरे पास से कैश जा रहा है, सेकेंड एस्पेक्ट है।
इसको पहले में भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, वेजेस मेरे लिए खर्चा है, मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, 9,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया। अभी देखो साल भर बिजनेस करके मुझे अगर 1 लाख का प्रॉफिट होगा, 1 लाख के प्रॉफिट में से 9,000 तो मेरा खर्चा फिलहाल हो ही रहा है ना, ठीक है, एक्सपेंस है। तो तुमको वेजेस करके एक अकाउंट बनता है जो हम लेबर लोगों को मोस्टली दे। तो वेजेस मेरे लिए एक एक्सपेंस है, और जो कैश है, ठीक है, वो मेरे लिए एक एसेट है लेकिन जा रहा है। अब इन दोनों का कैटेगरी तुमको पहचाना। तो देखो 2 अकाउंट तुमको मिल गए, वेजेस और कैश। किसको दिया वो याद मत रखो, वेजेस मेरा लेबर था, समझो दिनेश, रमेश, ऐसा कोई लेबर था, और हर किसी लेबर का नाम नहीं याद रखना, मुझे एक्सपेंस के हिसाब से सोचना है। कुछ बच्चों के दिमाग में आता सर वो लोग रिसीवर है ना, कैश के रिसीवर है ना, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी है तुमको एक्सपेंस हो रहा है, इनकम हो रहा है, तुम्हारी एसेट जा रही है, तुम्हारी लाइबिलिटी बन रही है क्या, ऑलवेज इस एस्पेक्ट से सोचना है तुमको। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और एग्जाम्पल्स से तुमको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम किसी का नाम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जब एक्सपेंस की बात हो रही है। प्रायोरिटी इज एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो वेजेस का कैटेगरी क्या है, वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का कैटेगरी होता है नॉमिनल अकाउंट। वैसे कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट का कैटेगरी होता है रियल अकाउंट। तो एक बार तुमको टाइप समझ गया, नॉमिनल और रियल अकाउंट, इनके ही रूल लगाने। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल था, याद करो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, यहाँ पे लिखा है देखो। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है। वेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट ही करेंगे। वेजेस अकाउंट का नाम लिख दो और उसके आगे लिख दो डेबिट, वेजेस को डेबिट करना है, ऐसा याद रखो। कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अपने लैपटॉप भी खरीदा था ना, तब भी कैश जा रहा था, अभी भी जा रहा है, रूल सेम लगेगा। कैश अगर जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ रहा है, ये याद रखना है, बहुत ही ईजी है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें तुमको समझ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में लेकिन अच्छे से सारे गोल्डन रूल्स यहाँ पे समझ लिए। सेकेंड चैप्टर में तुमको अकाउंट्स के टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन टाइप के हिसाब से उनके रूल्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रूल्स को ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई कैसे करना है। एक बार ये आ गया ना बस तुम्हारा, फिर इसके बाद के जो चैप्टर्स है ना, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स वगैरह, ये सब एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप क्लियर है। किसी को अगर एक बार में नहीं समझ रहा है, थोड़ा वीडियो पॉज करो या फिर पीछे ले जाके फिर से देखो, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, ठीक है। चलो इस चैप्टर का जो पेंडिंग वाला पार्ट है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और 1-2 पार्ट के बाद फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी लेके आऊँगा, वो भी सॉल्व करेंगे। वहाँ पे तुम लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, कि किस पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है, ओके। और ये रूल्स ज़रा अच्छे से लिख लो, याद होना चाहिए। भले एक पेज पे लिख के रखो और बार बार उसको याद रखो अगर एग्जैक्टली याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे तुमको आदत पड़ जाएगी। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके। चलो बाय। अगर तुमको यूज़फुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ओके। चलो बाय, टेक केयर।